हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। एक सीरीज हमें दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में बताना है कि एक गलत संख्या, वो गलत संख्या कौन सा है। ठीक है, सीरीज के जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसमें से यह एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें एक सीरीज दे दी जाती है और पूछा जाता है कि गलत संख्या कौन सी है। बेहद ही सबसे टफ क्वेश्चन होता है सीरीज का, जिसमें पूछा जाता है कि गलत संख्या कौन सा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमारा जो अप्रोच होता है वो ही बेसिक वाला हम तरीका पहले तो ये देखेंगे कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में। पहली बात ये देखेंगे और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में क्या गैप 20 या 22 से कम आ रहा है क्या। अगर ये दो चीज़ें हम देख लिए, अगर मान लीजिए पहली बात कि असेंडिंग आर्डर में है यानी बढ़ते क्रम में, जैसा यह सीरीज है 16 से 22 हो रहा है, 22 से 30 हो रहा है, 30 से 45 हो रहा है, 45 से 52 हो रहा है, यानी बढ़ते क्रम में सीरीज है। तो बढ़ते क्रम में सीरीज है और दूसरी चीज़ कि दो संख्याओं के बीच जो गैप है 20 से कम है, तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा कि असेंडिंग आर्डर में है तो कहीं ना कहीं कोई संख्या इसमें प्लस हो रही होगी। पहली संख्या में तो दूसरी संख्या बन रही होगी, पुनः दूसरी संख्या में कुछ ऐड हो रहा होगा तो तीसरी संख्या बन रही होगी, यही चल रहा होगा। ठीक है, दो चलिए देख लेते हैं। 16 में क्या ऐड करें कि आपका 22 हो जाए। अगर हम इसमें 16 में 6 ऐड कर दें तो 22 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 22 में कितना ऐड कर दें कि 30 हो जाए, प्लस 8 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा मेरा, ठीक है। जब भी मान लीजिए हमें गलत संख्या निकालना है, ठीक है ना, लेकिन जब मैंने दो संख्याओं को, तीन संख्याओं पे केवल काम किया, तो मैंने पहली संख्या में +6 ऐड किया और दूसरी संख्या में +8 ऐड किया। तो आपको करना क्या है कि तीसरी संख्या भी जो आएगी ना, यहाँ +6 हो रहा है, उसके बाद +2 ऐड हो रहा है, तो तीसरी संख्या में भी जो हम ऐड करेंगे चौथी संख्या के लिए, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, +10 ऐड करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो में पता चल चुका है कि +6 ऐड कर रहे हैं, तो दूसरे में +8 ऐड कर रहे हैं, तो तीसरे में भी +10 ऐड होगा। एक पॉसिबिलिटी है, 99% काम करता है। ठीक है, तो हम तीसरे में भी क्या करेंगे, +10 ऐड करेंगे। ठीक है, तो +10 ऐड करेंगे तो 30 में +10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा ना, 40। ओके, तो जब 40 आ गया तो अगली बार हम क्या करेंगे, 40 में क्या ऐड करेंगे, यहाँ +10 ऐड किए हैं तो +12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगली बार 52 में हम क्या ऐड करेंगे, 12 ऐड किए तो 14 ऐड कर दें, +14, तो 52 में 14 ऐड करेंगे तो प्लस कितना बनेगा, 66 बनेगा। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या में +6 ऐड हो रहा है, दूसरी संख्या में +8, तीसरी में +10 और चौथी में +12, इसी तरह ये क्रम चल रहा है। इसलिए हमें पता चल गया कि जो हमने सोचा था कि +6 +8 और तीसरी बार +10 ऐड होगा, बिल्कुल सही होगा और 45 की जगह 40 होगा, क्योंकि तभी तो 40 में हम 12 ऐड कर रहे हैं तो 52 आ जा रहे हैं। यानी ये चीज़ करेक्ट है कि 45 ही इसमें दी गई श्रृंखला में गलत संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया गया है कि 10 101 से संबंधित है तो 20 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो हमारा जो अप्रोच होता है करने का, देखिए इस तरह का प्रश्न 3 टाइप का प्रश्न बनता है। ऐसा प्रश्न 3 टाइप का बन सकता है। पहला तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, नंबर दिया है, दूसरा यहाँ पे आपको शब्द दे सकता है और तीसरा अल्फ़ाबेट दे सकता है। तो यही 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम करते क्या है कि देखते ही हैं कि जो 2 पेयर वाले जो आपके नंबर दिए होते हैं उसमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, क्या लॉजिक लग करके एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, वही लॉजिक, वही संबंध हम लोग क्वेश्चन मार्क और उस संख्या में लगा करके आंसर लाते हैं। तो अगर ध्यान से देखें 10 और 101 को, तो 10 का अगर हम लोग क्या कर दें, 10 का अगर हम लोग ये कर दें कि 10 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, देखिए 10 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सी बात है, 10 का हम लोग अगर स्क्वायर कर देते हैं और +1 ऐड कर देते हैं तो 10 दाम में 100 और 100 + 1 बराबर कितना आ गया, 101 आ गया, यानी कि 101 आ गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक चीज़ और समझिएगा। और तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे और +1 ऐड कर देंगे, सेम चीज़ +1 ऐड कर देंगे तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 और +1 यानी कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 401 होगा। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसका दो आंसर हो सकता है। कई दफ़ा एग्जाम में भी क्या होता है, गलत आंसर दे दिए जाते हैं या दो आंसर्स होते हैं उस क्वेश्चन के रीजनिंग में बन जाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो एसएससी बोलती है कि आप रीक्लेम कीजिए। जब आपका आंसर की आउट हो जाता है तो रीक्लेम कर सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है, ठीक है, तो लोग रीक्लेम करते हैं, 100 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी, क्योंकि ये एग्जाम किसी न किसी एग्जाम का प्रश्न है तो एग्जाम से ही लिया गया है, यहाँ पे प्रश्न है। तो कई दफ़ा क्या होता है, क्वेश्चन भी गलत होता है, क्वेश्चन में दो आंसर आ सकते हैं, कंट्रास्ट होता है, यानी वो क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत होता है या ऑप्शन उसका गलत सेट किया गया होता है। एक काम और देखिए, मान लीजिए मैंने तो 420 का आंसर ला दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, बात ध्यान से समझिएगा, मैं ये कहूँ कि 10 में हम क्या कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें और +1 ऐड कर दें, तो 10 10 में कितना हो गया, 100 आ गया, और 100 + 1 = 101। ओके, तो इसी तरह मैंने 10 में 10 का मल्टीप्लाई किया, +1 किया, तो 20 में क्या कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें और +1 ऐड कर दें, तो 20 10 में कितना हो गया, 200, और 200 + 1 बराबर कितना आ गया, 201। 201 आ गया ना। तो इस तरह से तो मेरा आंसर ऑप्शन डी भी हो रहा है ना, और दूसरे तरीके से ऑप्शन डी हो रहा है। तो किसी भी रीजनिंग के प्रश्न का ऑप्शन तो एक ही होगा ना, यानी कि एग्जाम वालों ने क्या किया है, इसका ऑप्शन गलत सेट किया है। क्या किया गया है, ऑप्शन गलत सेट किया गया है। आप लोग सिंपल क्या करिए कि 201 की जगह पे 203 कर लीजिए, 203 कर लेंगे हम लोग, तो फिर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, हमारा एक ही आंसर आएगा 401। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई रीजनिंग का प्रश्न दिया है और तीन आपके आंसर तीनों ऑप्शन में सही 3 तरीके से आ जा रहे हैं, तो फिर आप ऑप्शन किस वाले को राइट मानेंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रीजनिंग में आंसर आएगा तो एक ही आएगा, लॉजिक बनेगा तो एक ही कोई लॉजिक बन सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। हमें 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि 3 शब्द किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं, लेकिन एक शब्द विषम है, तो विषम शब्द कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में शब्द क्या दिया है, अपराध और आरोप का पेयर दिया है, बी में दिया है नाटा लंबा का पेयर, सी में गरीब अमीर का पेयर दिया है, डी में हल्का और भारी का पेयर दिया है, ठीक है। ध्यान से अगर एक चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पे नाटा और लंबा हम बी में देख रहे हैं कि नाटा क्या है और लंबा क्या है, एक दूसरे के विलोम है। नाटा मतलब क्या होता है, छोटा, और छोटा का विलोम क्या हो जाएगा, लंबा। उसी तरह सी में देखेंगे गरीब क्या है, अमीर, गरीब और अमीर एक दूसरे के क्या है, विलोम है, यानी विपरीतार्थक है, क्योंकि गरीब का विलोम क्या होता है, अमीर होता है। उसी तरह ऑप्शन डी में देखेंगे हल्का और भारी एक दूसरे के क्या है, विलोम है, यानी हल्का का विलोम क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं बी सी डी एक दूसरे से विलोम के रूप में संबंधित है, यानी एक दूसरे के विलोम है जो पेयर है, ठीक है। लेकिन क्या ऑप्शन ए अपराध जो है आरोप का विलोम है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी डिफरेंट हो जाएगा, विषम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है। जब भी देखिए बच्चों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी आपको मिल जाए क्या, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से अगर कूट कर रहे हैं तो कुछ वहाँ होता ही नहीं है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। यानी कि जो ये प्रमोद दिया है ना, प्रमोद के प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा होगा, प्रमोद के प्लेस अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ माइनस हो करके उसको कोड किया जा रहा होगा। सिंपल सा यही होता है और कुछ नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम कुछ होता ही नहीं है। डिफरेंट यही हो सकता है कि P जो पहला लेटर है ना, जो पहला लेटर आपका है, उसके प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड करके लास्ट को कोड किया जा रहा हो, समझिए, या किसी बीच वाले से कोड किया जा रहा हो, यही डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा बिल्कुल यही सिंपल होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ घट रहा होगा, उसके बाद ही ऐसा करके कोड किया जा रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं समझाने के लिए आपको प्रमोद का क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। P का कितना होता है आपका प्लेस वैल्यू 16 होता है, ओके। R का कितना होता है प्लेस वैल्यू 18 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है। इसी तरह SODJRA का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आप लोग ओरली देख करके निकाल के निपट के अपना आगे निकलेंगे, ठीक है। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, और D का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो आपका 4 होता है, और J का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो
जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, और आपका आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब सिंपल ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है 16 से 19 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है ना, बिल्कुल। और दूसरे में 18 से 15 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे -3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 18 में से -3 करेंगे तभी तो 15 आएगा। पुनः 1 से 4 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है, ओके। पुनः यहाँ पे 13 से 10 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। पुनः यहाँ 15 से 18 यानी +3 हो रहा है, और पुनः 4 से 1 का मतलब कितना हो रहा है -3 हो रहा है, यानी कुछ हो नहीं रहा है। पहले जो अल्फा आपका अल्फ़ाबेट दिया उसमें +3 ऐड करते हैं प्लेस वैल्यू में, तो उसको कोड किया जाता है, और दूसरे अल्फ़ाबेट में -3 करते हैं प्लेस वैल्यू में, तो उसको कोड किया जाता है। तो कुछ ऐसा चल रहा है +3 -3 +3 -3 +3 -3, ओके। सेम चीज़ हम लोग केसों में कर लेते हैं। केसों में हम बिल्कुल लिखेंगे नहीं, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल मैं लिखूंगा नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 11 होता है, और तो 11 में हमको क्या करना है +3 14, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है n का होता है, ओके ओके। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, और 5 में हमको -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो 2, और 2 प्लेस वैल्यू किसका होता है b का होता है, ठीक है। उसी तरह यस किसका प्लेस वैल्यू होता है तो 19 का होता है, 19 में हमको +3 करना है तो 22 हो जाएगा, 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है v का होता है, ओके। h की बात करते हैं तो h का प्लेस वैल्यू 8 होता है, -3 करेंगे तो 5 होगा, और 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है e का होता है, ओके। a का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, और +3 करना है तो 4 हो जाएगा, 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है d का होता है, ओके। और v का प्लेस वैल्यू 22 होता है, और 22 में से हमको -3 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है यस का। तो यानी कि NBVEDS किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है NBVEDS। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखना है प्लेस वैल्यू P से 16 है, 16 से 19 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल लिखना नहीं है। लिखेंगे तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी ना, फिर तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपको शब्द दिए गए हैं, उनके लिए हमको डायग्राम बनाना है। ककड़ी दिया है, मसाले दिए हैं, भोजन दिए हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा जो फर्स्ट काम होता है ये देखना होता है कि जो तीनों शब्द दिए गए होते हैं उनमें कॉमन क्या है। कॉमन इन द सेंस कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बीच में अंदर हम एक जो बाकी रिमेनिंग शब्द हैं उनको हम रख सकते हैं, में भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखते हैं। कई दफ़ा कॉमन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, भोजन दिख रहा है। भोजन मुझे कॉमन क्यों दिखा, क्योंकि मसाले भोजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने भोजन को कॉमन किया। ये क्या हो गया, भोजन आपका हो गया, ये भोजन मैंने बना लिया। तो मसाले जो होते हैं भोजन के ही अंतर्गत आते हैं, तो मैंने मसाले बना लिए यहाँ पे, ठीक है, मसाले यहाँ बना लिए, ओके। और जो ककड़ी भी होता है वो भी भोजन के अंदर आता है, तो ककड़ी के लिए मैंने कुछ ऐसा बना लिया, क से ककड़ी, ठीक है। लेकिन मसाले और ककड़ी में कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए दोनों अलग अलग सर्कल में बनेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम जो है किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आपका कैलेंडर से प्रश्न पूछा जा रहा है, और कैलेंडर में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि नवंबर की पहली तारीख को दिन दे रखा है, तो 25 को दिन कौन सा होगा। बेहद ही लल्लू प्रश्न है। एक बात आप सबको पता होगा और पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो ध्यान दे, ठीक है। हर 7 दिन के बाद डियर, हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट करता है। यानी कि समझिएगा ध्यान से, अगर आज मान लीजिए क्या है, सोमवार है, आज क्या है मान लीजिए सोमवार है, समझिएगा ध्यान से, तो प्लस 7 दिन के बाद भी सोमवार ही होगा, यानी 7 दिन के बाद फिर से सोमवार आ जाएगा। समझिए ध्यान से, क्यों आएगा देख लीजिए। सोमवार में 7 ऐड करिए और जोड़ना शुरू करिए। सोमवार, मंगल, बुध, बेफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, यानी 7वें दिन बाद आ रहा है ना, 7 दिन बाद आपका सोमवार आ रहा है कि नहीं। यानी कि कहने का इन द सेंस ये है कि हर दिन, हर 7वें दिन के बाद पुनः रिपीट कर जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये बात हमको क्लियर हो गया। तो हमको बोले थे भैया कि 1 नवंबर को दे रखे हैं, 1 नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है। तो जब 1 नवंबर को हमारा सोमवार है,
1 नवंबर को हमारा क्या है, सोमवार है, ठीक है, 1 नवंबर को सोमवार है, तो इसमें +7 ऐड करेंगे, यानी कि 8 नवंबर को भी तो सोमवार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भैया, बिल्कुल होगा। इसी तरह 8 में +7 ऐड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 15, 15 को भी सोमवार होगा, होगा कि नहीं, और 15 को जब सोमवार होगा तो 15 में भी 7 ऐड कर देंगे, तो 15 7 22, 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा, होगा कि नहीं। अब 22 तक हम पहुंच गए, 22 तारीख को सोमवार है, तो हमको 25 निकालना है, तो 22 में कितना ऐड करेंगे तो 25 होगा, +3 होगा, यानी कि हम क्या कर दें, सोमवार में +3 ऐड कर दें, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी क्या बन जाएगा, 25 को हमारा बृहस्पतिवार बन जाएगा। बृहस्पतिवार किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, बेहद इजी प्रश्न था। देखिए, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है, अगर उसकी बारीकियों को आप जानते हैं, उसके बेसिक्स को जानते हैं कि क्वेश्चन चल क्या रहा है, फिल्म क्या चल रहा है, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। टेलर हल्का फुल्का समझ गए तो पिक्चर तो अपने आप ही बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। क्योंकि रीजनिंग को मैं ऐसा मानता हूँ कि रीजनिंग को मैथ में और जीएस में और रीजनिंग में और इंग्लिश में सबसे आसान रीजनिंग को माना जाता है, सबसे आसान एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सबसे आसान रीजनिंग को माना जाता है, तो बहुत कठिन नहीं होता है। बस रीजनिंग में गेम ये होता है कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यानी अगर एसएससी का प्रश्न है, 25 प्रश्न आता है, तो आप 25 में 25 डियर सही करिए, तब तो ठीक है, तब तो भला है, नहीं तो फिर तो लुटिया डूबना तय है। अगर 23 क्वेश्चन एसएससी में सही करके आप खुश हो रहे हैं, तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं, आप खुश मत होइए, ठीक है। आप सोचिए कि आपका 2 क्वेश्चन काहे नहीं सही हुआ है, क्योंकि 23 और 22 क्वेश्चन करके मुश्किल है अच्छा कर पाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखे थे, तो वहाँ पे मैंने बोला था आपसे कि शब्द दिया, वहाँ पे अंक दिए हुए थे, यानी नंबर दिए हुए थे। सेम सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिए हैं, शब्द दिए हैं। मैं बोला था वहाँ पे कि आप इस तरह का प्रश्न 3 प्रकार का हो सकता है, ये तो नंबर दे दे, या तो आपको शब्द दे दे, या तो अल्फाबेट दे दे। आपको यहाँ पे शब्द दिया है, तो सेम प्रोसेस होता है। हमें ये देखना होता है कि जैसे टीका और रोकथाम दिया है, तो इनमें क्या रिलेशन बना सकते हैं, क्या संबंध बना सकते हैं, वही संबंध दवा और क्वेश्चन मार्क में हम बना करके आंसर लाते हैं। सिंपल सी बात होती है, ठीक है। तो टीके की बात करें, रोग के टीका क्यों लगाया जाता है, रोग के रोकथाम के लिए, रोग के रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है, रोग के रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है कि नहीं, के लिए टीका लगाया जाता है। उसी तरह दवा जो है रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, उपचार के लिए दिया जाता है। किसके लिए, उपचार के लिए दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपचार। यानी कि जिस तरह टीका रोकथाम से संबंधित है, उसी तरह हमारा दवा उपचार से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। हमें बताना है कि ये रिक्त जो पद हैं, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में से आपका भरा जाएगा। देखिए, ये प्रश्न होता है ना, बहुत ही, इसको क्या ही बोलूँ, बहुत ही खराब प्रश्न होता है। मतलब रीजनिंग का ये ऐसा दुष्ट प्रश्न होता है कि कई दफ़ा आप इसको लल्लू एकदम देखते देखते मार के निकल जाएंगे, और कई दफ़ा तो आपका हालत ख़राब कर देगा। समझ रहे ना, दिमाग काम करना बंद कर देगा ये। लेकिन एक तरीका मैं बताऊंगा जिस अप्रोच से आप जा करके आप अच्छा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बात से आप लोग देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है, क्योंकि अगर ये चीज़ें पता नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम में मात खा जाएंगे। तो बिल्कुल जानना जरूरी है कि किस तरह का प्रश्न, किस टाइप का प्रश्न आपको धोखा दे सकता है और किस टाइप का प्रश्न आपको धोखा नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कोई छोड़ने वाला मुझे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई धोखा ना दे, ठीक है। हमें कोई क्वेश्चन धोखा ना दे। आपके पास कोई ना कोई ऐसा हथियार रामबाण होना चाहिए ना लास्ट में, कि आप फेंक के मारो कि एकदम ससुरा एकदम आपका काम बन जाए, होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जान लीजिए कि ऐसा प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। कई दफ़ा होगा कि आप इसको 10 सेकंड में निपटा के निकल जाएंगे, और कई दफ़ा होगा कि आपका 2 मिनट लेके चला जाएगा। लेकिन
दोनों बातें हम समझेंगे कि हमको करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और हम इस तरह के प्रश्न पे मूव कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले एक काम आप लोग एक किया करिए, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो करना ये है, आप लोग सबको काउंट कर लीजिए, ठीक है। और एक इसके पहले एक चीज़ और ये देखिए कि यहाँ पे ए बी है, यानी कि सारे इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हैं ए बी दिए हैं, यानी जो भी एक बनेगा, जो भी एक सीरीज टाइप का बनेगा, जो भी एक पेयर बनता जाएगा वो ए बी के ही फॉर्म में बनेगा, या तो डबल ए हो जाए या डबल बी हो जाए या ट्रिपल ए हो जाए या ट्रिपल बी। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। ये थोड़ा बेसिक बातें आपको समझ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोग क्या करिए कि काउंट कर लीजिए कि कितने इसमें नंबर ऑफ कितने हैं अल्फ़ाबेट हैं। काउंट करेंगे स्पेस के साथ, 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12, यानी इसमें टोटल क्या है अल्फ़ाबेट की संख्या 12 है। अब 12 को क्या करिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से 12 का अगर फैक्टर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मेनली फैक्टर क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर, अगर को प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो 4 और 3 आएगा। यानी कि ये जो आपका सीरीज दे रखा है, सीरीज जो बनेगा, जो अल्फ़ाबेट का एक आपका लाइन दे रखी है, इसमें या तो 4 का एक पेयर बनेगा या तो 3 का पेयर बनेगा। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, बिल्कुल यही बनती है। लेकिन अब कन्फ्यूजन हुआ कि हम 4 का पेयर बनाएं कि 3 का पेयर बनाएं। तो आप लोग ये देखिए कि इसमें केवल 2 अल्फ़ाबेट हैं ए बी, तो हम 3 का पेयर नहीं बना सकते हैं, रेयरली बनता है, नहीं बनेगा। तो हम लोग 4 का पेयर इसलिए बनाएंगे कि डबल ए हो सकता है और डबल बी हो सकता है, यानी 4 का बन सकता है। तो हम 4 का इसमें क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। 4 का हमने क्या किया, पेयर बना लिया, ओके। अब क्या करते हैं, सिंपल ध्यान से देखिएगा, सिंपल हम लोग ये देखेंगे कि ए बी, उसके बाद क्या है, स्पेस है और ए है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो चौथा बन रहा है, ए बन रहा है, तो इसमें भी ए बी ए, चौथा ए बनेगा कि नहीं, तो यहाँ ए हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टार्टिंग में ए रहा है तो यहाँ पे भी तो ए रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे चौथा ए रहा होगा तो इसका भी चौथा ए रहा होगा कि नहीं। अब ये देख लीजिए कि किसके अंत में लास्ट में 3 ए है, किसके लास्ट में है, ऑप्शन नंबर डी के लास्ट में 3 ए है। तो यहाँ पे बी रख के देख लेते हैं, वन सीरीज क्या रहा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, यही बन रहा है। या आप इसको दूसरे भाषा में ही बोल सकते हैं कि डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी का फॉर्म एक बन रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं करता हूँ, ये तो एक तरीका ऐसे हो गया करने का, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मिल ही गया जिसने कसम खा ली हो कि नहीं नहीं हम छोड़ के जाएंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम में बैठे हैं, सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, उनको भी करना ही है। मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 24 क्वेश्चन कर बैठे हैं और यही बचे हैं 25 सवाल, तो उनको भी करना है, टाइम तो आप बचा ही लिए होंगे, तो उनको भी करना है। तो कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम ऐसे दिमाग लगाते हैं तो ये बन नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है। अभी तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 12 थे ना, कई दफ़ा यहाँ 20 दे देगा, 18 दे देगा, ठीक है, तो हम फंस जाते हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे एक जो लास्ट तरीका होता है और थोड़ा लेंदी तरीका होता है, यानी टाइम तो लेता ही है। आप लोग सिंपल क्या किया करिएगा, इसमें चारों ऑप्शन को भर दीजिए, चारों ऑप्शन को भरिए। पहले ऑप्शन ए को भरिए और फिर पेयर बना के देखिए 4 का या 3 का कि कोई बन रहा है कि नहीं, एक पेयर बन पा रहा है कि नहीं, कोई सीरीज टाइप का बन रहा है कि नहीं। अगर ए से बन जा रहा है तो ठीक है, बी से बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो सी से बन रहा है, अगर सी से बन रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएगा और मार के निकलिए, ठीक है। सी से नहीं बनेगा तो डी से बनेगा, किसी न किसी से, तो चारों में बनेगा ही। ये लास्ट आपके पास रामबाण होता है, लेकिन कोशिश वो 99% केस में आप लोग इजीली इसको इस तरीके से सॉल्व करके निकल जाएंगे। वो 1% होता है, कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। आपका डायरेक्शन से प्रश्न पूछ रहा है और ये बोल रहे हैं ना, सिंपल सी बात है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहे हैं। भैया कोई है, उसके पहले एक बात तो आपको पता होगा ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और बीच की बात करें क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी तरह इधर की बात करें तो डब्लू वेस्ट साउथ हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह इधर वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं, बोला है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है भैया, योगा कर रहे होंगे, बना लेते हैं थोड़ा ऐसे ही। तब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर थे, यानी कि मूड़ी ऊपर करके और नीचे और सर ऊपर करके ही कर रहे थे, ठीक है, योगा कर रहे थे। ये भी एक योगा का प्रकार होता है।
यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी भैया का जो मुख है दक्षिण और पश्चिम की तरफ है, किधर है, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर है, इधर की तरफ इनका मुख है। यानी कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, इनका जो मुख है जब ये योगा कर रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम के तरफ है कि नहीं, ये आदमी है कोई, दक्षिण पश्चिम की तरफ इनका क्या है, ये खड़े हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसे बनाया हूँ तो ये 3D डायग्राम में इनका पैर ऊपर होगा, कहने का मतलब है, समझिएगा, ठीक है। तो इनका मुख क्या है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब दक्षिण साउथ और वेस्ट, इधर आपका साउथ वेस्ट की तरफ इनका क्या है, चेहरा है। तो पूछा है तब उसका दाया हाथ किस दिशा में होगा, दाया हाथ किधर होगा, दाया हाथ यही तो होगा ना, RHS वाला, राइट हैंड क्या होगा, दाया हाथ तो इधर ही होगा ना। तो दाया हाथ इनका किस दिशा में होगा, आपका साउथ और ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट में तो होगा ना। ध्यान से थोड़ा सा इसको 3D फॉर्म में देखिए, आप लोग सवाल कर सकते हैं कि देखिए भैया खड़ा है तो यहाँ पे इसका हाथ कैसे आ जाएगा, ये तो खड़ा है ना। लेकिन जब इसको 3D फॉर्म में एनालाइज करेंगे ना, 3D फॉर्म में एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा, मैं समझाने के लिए ऐसे बनाया हूँ, पता चलेगा कि चेहरा साउथ वेस्ट में है तो इसका जो दायां हाथ होगा ना वो साउथ ईस्ट में होगा, यानी दक्षिण पूर्व में होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा। देखिए यहाँ पे परस्पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिए हैं ना, इस तरह का प्रश्न बन ही जाता है एसएससी में। बोल रहे हैं कि ये साइन दिया गया है इसमें इक्वेशन में, तो इस साइन से क्या है आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो पूछ रहा है कि किस ऑप्शन का साइन अगर इंटरचेंज कर दें लेफ्ट साइड में तो हमारा इक्वेशन यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना तो जो मेन तरीका करने का होता है, वो ये होता है कि आपको ऑप्शन से निकालना होता है, और कोई तरीका नहीं होता है। एक दूसरा ये तरीका होता है कि आप ये देखते हैं कि कौन सी संख्याएं जो दी गई हैं वो एक दूसरे से कट पा रही हैं कि नहीं, अगर उनके बीच में डिवीजन है तो ठीक, अगर नहीं कट पा रही हैं तो ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन जो बेस तरीका होता है यही होता है कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, और ऑप्शन से जाएंगे तो मेरी ये हमेशा इस तरह के प्रश्न में एक राय होती है कि आप लोग लाइन से ऑप्शन में मत जाइए, यानी ऑप्शन ए में गए फिर बी में गए फिर सी में गए फिर डी में गए, ऐसा काम करके फिर तो मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। हमें जब भी मजबूरी हो जाए कि हमें किसी को छोड़ना है, जब भी मजबूरी हो जाए कि हमें ऑप्शन से जाना ही है तो आप लोग रेंडमली ऑप्शन पकड़िए। यानी रेंडमली का मतलब ये हो गया, ऑप्शन सी पकड़िए तो बी देखिए, चेक करिए कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई, जो करेगा उसको मार के निकल जाएगा। ऐसा कभी गलती मत करिएगा कि ऑप्शन ए पकड़िए और रखिए साइन, नहीं सही हुआ तो काटिए, फिर बी पकड़िए, फिर सी पकड़िए। अगर मान लीजिए आपका किस्मत खराब हो और ऑप्शन डी सही हो, आप 3 ऑप्शन भर के चेक करके आए और डी पे आए, तब तक 2.5 मिनट खत्म हो गया, तब तो आप सही भी करके आप गलत किए ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग रेंडमली पकड़ेंगे और ऑप्शन डी से ही पकड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। साइन रख देते हैं प्लस भाग्य और गुणे, यहाँ पे प्लस रख देते हैं, यहाँ पे गुणे रख देते हैं, और सॉरी यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं और यहाँ पे भाग्य रखते हैं, और यहाँ पे गुणे है तो गुणे ही रहेगा, और बराबर 64 दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 16 डिवीज़न 8 और इंटू 32, ओके, बराबर 64, ठीक है। 8 दूना 16, 2 इंटू 32 बराबर 64, तो कितना आ गया, 32 दूना 64, 64 बराबर 64 आ गया, यानी कि 64 बराबर 64। ऑप्शन डी का साइन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। XY का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता के की पोती का पति है, Y अक्ष से किस प्रकार संबंधित है। का मतलब पिता की पोती है, मतलब खूबी है। देखिए आपके ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन का भी प्रश्न अपने आप में ठीक ठाक पूछे जाते हैं। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न को आप ट्री मेथड से करिए, ओरली करने की कोशिश मत करिए। ओरली कई दफ़ा आप सही कर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका IQ बहुत तगड़ा है तो आप किया करिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जनरली सलाह देता हूँ कि आप लोग ट्री मेथड से करिए, क्योंकि ट्री मेथड 100% क्या होता है, फुल प्रूफ होता है कि अगर आपने किया ट्री मेथड से तो आपका सही होना ही है, ठीक है। बना लेते हैं जैसे जैसे बोलते हैं। देखिए
कभी भी क्वेश्चन आप देखते ही समझिए कि ब्लड रिलेशन का है। 2 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एग्जाम में, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है और एक ही बार पढ़ के ट्री बनाना है और राइट आंसर लाना है और मारना है, निकलना है, ठीक है। ये नहीं कि 2 बार पढ़ें, एक बार पढ़ के देखें कि हाँ ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, फिर सोचें कि हमको कैसे करना है। देखें तो समझ गए, फिर सोचें, तुरंत बनाएं, किए और राइट किए, राइट करके निकल लिए, ठीक है। बना लेते हैं। बोले हैं कि एक्स वाई का परिचय देते हुए, एक्स कोई है, ये वाई का परिचय दे रहा है, कोई वाई है यहाँ पे, परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पिता, यानी कि वह मेरे यानी एक्स के पिता, एक्स के पिता के पिता, एक्स के पिता के पिता की पोती का पति है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जाहिर सी बात है जो कि एक्स के पिता का जो पिता होगा तो उसके पिता जो होंगे यानी उसके जो दादा होंगे तो एक्स को क्या बोलेंगे, पोता बोलेंगे। तो एक्स को पोता बोलेंगे ना, लेकिन एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है, पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती, यानी एक्स के बाद भी कोई क्या रही होगी, उसका भाई या क्या रहा होगा, बहन रही होगी। एक्स की क्या रही होगी, बहन रही होगी, तभी तो पोती बनेगी ना। तो एक्स की यहाँ पे कोई बहन बना लेते हैं और बहन बना लिए। और ये क्या है, जो ये एक्स की जो बहन है ये क्या है, वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, तो वाई प्लस बना लिए। समझिएगा ध्यान से, वाई को मैंने क्या किया, प्लस मैंने बना लिया, ओके। एक्स का जेंडर क्लियर नहीं है तो मैंने प्लस और माइनस कर लिया, ठीक है। तो पूछा था कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। वाई और एक्स का रिलेशन क्या है, सिंपल है भैया। एक्स और यहाँ पे इसकी जो बहन है क्या है, भाई बहन है, भाई बहन ही है, सिंपल सी बात है। जब भाई बहन है तो बहन का जो क्या होगा, हस्बैंड होगा, एक्स का क्या लगेगा, जीजा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीजा विल बी आवर राइट आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में वर्ग विवाहित को, यानी जो ये जो स्क्वायर दिया है ना, विवाहित को यहाँ लिखा भी है, विवाहित को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। त्रिभुज डॉक्टर को, त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को यहाँ दिया भी है, और वृत्त प्रोफेसर को, और वृत्त जो है प्रोफेसर को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इसी पे आधारित हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी संख्या केवल डॉक्टरों को दर्शाती है, यानी कौन सी संख्या ऐसी है त्रिभुज में जो डॉक्टरों को दर्शाती है। यानी कि डॉक्टरों को दर्शाने का मतलब हो गया कि कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल त्रिभुज में है, यानी किसी और में कॉमन नहीं है। तो कौन सी संख्या है जो केवल त्रिभुज में है, 5 तो है नहीं, 5 तो सर्कल में भी है और त्रिभुज में भी है। 6 भी नहीं है, 6 तो सर्कल, त्रिभुज और स्क्वायर में भी है। 2 भी नहीं है, 2 तो किस में है, आपका उसमें ट्रायंगल में है, त्रिभुज में भी है और स्क्वायर में भी है। लेकिन एक जो संख्या है केवल त्रिभुज में है, और जो केवल त्रिभुज में है वही तो केवल डॉक्टरों को दर्शाती है ना। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।